हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आपका लेखपाल का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक एग्ज़ाम में आजकल आर्ट एंड कल्चर से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो मैं आज आपके लिए इसी टॉपिक के ऊपर क्लास लेकर आई हूँ। इसमें हमने आर्ट और कल्चर को कवर करने की कोशिश की है। गाइस, मुझको लगता है और जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि लेखपाल के एग्ज़ाम में भी आर्ट एंड कल्चर से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज ये 25 सवाल हमारे आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए होंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम अपना टाइम बिना वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हमसे पूछा गया है कि हाथी महोत्सव कौन से शहर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा या ऑप्शन डी अजमेर। तो गाइज, आपको बताना है कि जो हाथी महोत्सव है वो इनमें से कौन से शहर में मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जयपुर, यानी कि जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। इसी से रिलेटेड एक सवाल होता है, काला घोड़ा उत्सव काला घोड़ा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तब आप लोग अपना आंसर करके आएंगे महाराष्ट्र में। काला घोड़ा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। और हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर में मनाया जाता है। और गाइज, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो महोत्सव है ये प्रति वर्ष मनाया जाता है, यानी कि साल में एक बार। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा महोत्सव मासिक तौर पे मनाया जाता है, छमाही तौर पर मनाया जाता है, तिमाही तौर पर मनाया जाता है या प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसमें तो हमारा आंसर होगा कि जो हाथी महोत्सव है वो हमारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हमको बताना है जो इनटेंजिबल लिस्ट है हमारी, तो उसमें यूनेस्को की जो इनटेंजिबल लिस्ट है तो उसमें से इन चारों में से कौन सा ऐसा उत्सव या डांस है जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कालबेलिया, योग, माच या फिर रासलीला। इन चारों में से कौन सा वो डांस है जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माच। जो मार्च है हमारा, तो वो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। गाइज, मैं आपको बताती हूँ कि कालबेलिया कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? राजस्थान में। कहाँ परफॉर्म किया जाता है? राजस्थान में। आप याद रखिएगा। रामलीला कहाँ पर होती है? रामलीला ये नॉर्थ इंडिया में, या आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में रामलीला को किया जाता है। मार्च कहाँ पर होता है? मार्च होता है मध्य प्रदेश में। और आप सभी जानते हैं विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आप यहाँ से ये सारी बातें याद रखेंगे। कालबेलिया डांस राजस्थान से रिलेटेड है, मार्च मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और रामलीला उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, कंबाला खेल कहाँ का है? हमको बताना है जो कंबाला खेल है वो किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से, गुजरात से, तमिलनाडु से या फिर महाराष्ट्र से? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंबाला जो खेल है वो कर्नाटका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है, सुनील गंगोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? हमको बताना है सुनील गंगोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? आत्मोप्रकाश, प्रथम अली, पूरा पश्चिम या इनमें से कोई नहीं। गाइज, ये बहुत फेमस राइटर थे और ये बंगाल से रिलेटेड थे, पश्चिम बंगाल से संबंधित थे, यानी कि ये बंगाली भाषा में अपनी रचनाएं किया करते थे और इनको भारत सरकार द्वारा बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं। तो इनका जो पहला उपन्यास है उसका नाम हो जाएगा आत्मो प्रकाश। आप ये याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कहता है, फसल कटाई के बाद चाकन गान नगई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है?
पहला तो ये ही हो जाता है कि इस फेस्टिवल को किस टाइम पर मनाया जाता है। तो इस फेस्टिवल को किस टाइम पर मनाया जाता है? फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। और किस प्रदेश में मनाया जाता है? मणिपुर में, सिक्किम में, मेघालय में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तब हमारा आंसर हो जाएगा कि चाकन गान नगई त्योहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवता को समर्पित हैं? हमको बताना है एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं तो वो किस हिंदू देवता से संबंधित हैं या किस हिंदू देवता को समर्पित हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को या फिर इंद्र को। तो गाइज यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो भगवान शिव को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एक चट्टानी में से सबसे बड़ा किसका है? महाबलीपुरम में पल्लवों के 5 एक चट्टानी हैं, तो उनमें से सबसे बड़ा किसका है? भीम का, अर्जुन का, धर्मराज का या फिर द्रौपदी का। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक चट्टानी किसका हो जाएगा? धर्मराज का। धर्मराज किसको कहा जाता था? युधिष्ठिर को कहा जाता था। तो आपसे धर्मराज के बजाय ऑप्शन में युधिष्ठिर भी दे दिया जाएगा, तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे और अपना आंसर युधिष्ठिर मार्क करके आएंगे। और गाइज पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो महाबलीपुरम थी, इसलिए इन्होंने अपने ज़्यादातर जो भी स्थापत्य के काम किए हैं वो महाबलीपुरम में किए हैं। और नेक्स्ट ये हो जाता है हमारा, और नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तब आप अपना आंसर करेंगे नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी क्या थी? महाबलीपुरम इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद के अनुसार 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था? हमको बताना है ऋग्वेद के अनुसार 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था, यानी कि इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। तो ये कौन सी नदी पर हुआ था? गंगा नदी पर, सरस्वती नदी पर, वीतस्तता नदी पर या फिर परुष्णी नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परुष्णी नदी पर 10 राजयुद्ध हुआ था। और ये किन किन के बीच हुआ था? तो ये भरत राजवंश के राजा सुदास, भरत राजवंश के थे राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच ये युद्ध हुआ था। और इसमें विजयी कौन हुए थे? तो इसमें राजा सुदास विजयी हुए थे। और गाइज आप जैसा कि जानते होंगे, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो इसमें सबसे पुराना वेद किसको माना जाता है? तो ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? यानी कि वो कौन सा ग्रंथ है जो तमिल व्याकरण से संबंधित है? पट्टू पट्टू, सिलापीडीकरम या तोल कापियम, इनमें से ये कौन सा ग्रंथ है जो कि तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तोल कापियम जो है वो तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है। गाइज ये क्वेश्चन आपको थोड़े नए लग सकते हैं, बट ट्रस्ट मी ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम का लेवल अब चेंज हो चुका है, तो वो आपसे बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस तो कभी नहीं पूछेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 अगर पूछ भी लेंगे तो वो हर किसी को ही आते होंगे, तो वहाँ तो कंपटीशन वैसे ही ख़त्म हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए आप लोगों को अब कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं। तो आप ये सोच के ना घबराइएगा कि ये तो बहुत ही नए क्वेश्चन हैं, हमको नहीं आते। अभी नहीं आ पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के लिए विशेषता है? मतलब वास्तुकला की जो द्रविड़ शैली है तो कौन सी बात उसकी विशेषता है? उसका शिखर, गोपुरम, विमान या फिर मंडप। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विमान। उनकी जो छत होती हैं तो वो विमान के शेप की होती हैं, तो ये क्या है? उसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंदेचा
भाई किस संगीत कला से संबंधित हैं? ऑप्शन ए ख्याल से, ऑप्शन बी तराना से, ऑप्शन सी ध्रुपद से या ऑप्शन डी ठुमरी से। तो जो गुंदेचा भाई हैं वो किस संगीत कला से संबंधित हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुंदेचा भाई। इनके नाम है उमाकांत और रमाकांत। उमाकांत गुंदेचा और रमाकांत गुंदेचा, ये दोनों किससे संबंधित हैं? तो ये ध्रुपद से संबंधित हैं। और गाइज आपको मैं बता देती हूँ कि इन दोनों को ही 2012 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दोनी पोलो किस देश की जनजातियों का धर्म या फिर रीति है? हमको बताना है दोनी पोलो किस प्रदेश से संबंधित है। मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से या फिर सिक्किम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनी पोलो जो है वो अपना अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और इसका अर्थ क्या होता है दोनी पोलो का? तो इसका अर्थ होता है सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्र। तो ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति का क्या है? धर्म है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है? हमको बताना है कौन सी नृत्यांगना है जो ओडिसी नृत्य से संबंधित नहीं है। संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल या फिर यामिनी कृष्णमूर्ति। तो गाइज संयुक्ता पाणिग्राही ये ओडिसी से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह ये भी ओडिसी से संबंधित हैं। माधवी मुदगल ये भी ओडिसी से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति ये ओडिसी से संबंधित नहीं हैं। ये किससे संबंधित हैं? ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? हमको बताना है इंद्रानी रहमान जी जो हैं उनका संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? कथक से है, ओडिसी से है, भरतनाट्यम से है या फिर कुचिपुड़ी से है? तो इनका संबंध हो जाएगा ओडिसी से। किससे हो जाएगा? ओडिसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि कहता है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? यानी कि आपको बताना है जो मृणालिनी साराभाई हैं तो वो किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? कथक से, भरतनाट्यम से, ओडिसी से या फिर कुचिपुड़ी से? तो ये संबंधित हो जाएंगी भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर 16, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? हमको बताना है दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है। दामोदर नदी के किनारे, स्वर्णरेखा नदी के किनारे, बराकर नदी के किनारे या फिर मयूराक्षी नदी के किनारे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मयूराक्षी नदी के किनारे दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? हमको बताना है जो सुआ नृत्य शैली है वो किस जनजाति से संबंधित है। बैगा से, मुडिया से, मारिया से या कोरकू से? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सुआ नृत्य है वो बैगा नामक जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो कि कहता है भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? जो भील जनजाति है तो उनका प्रसिद्ध लोक नाटक कौन सा है? गवरी है, स्वांग है, तमाशा है या फिर रम्मत है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गवरी। भीलों का प्रसिद्ध लोक नाटक क्या हो जाता है? गवरी। और गाइस जो ये स्वांग है ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? हरियाणा में। कहाँ परफॉर्म किया जाता है? हरियाणा में। और तमाशा कहाँ से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है और ये स्वांग हरियाणा से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? यानी कि ये जो आपको नीचे 4 नृत्य दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि गरीबों की कथकली के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है। चकियार कुंतु, ओटन तुलन, कुडियाट्टम या फिर मोहिनीअट्टम?
तो गाइज आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा नृत्य है जिसको गरीबों की कथकली कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओटन तुलन को गरीबों की कथकली कहा जाता है। और आपको पता ही होगा, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ फिर से, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। हमको बताना है कौन सा नृत्य है जो कि देवदासी परंपरा से संबंधित है। चकियार कुंतु, ओटन तुल्लन, मोहिनी अट्टम या फिर कृष्ण अट्टम। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। हजारीबाग को, नेतरहाट को, बोकारो को या फिर रांची को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। और झारखंड की कैपिटल क्या है, तो झारखंड की कैपिटल क्या हो जाएगी, रांची ही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति भवन अवस्थित है। गाइज नीचे ये 4 पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति भवन इनमें से किस पहाड़ियों पर अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों पर, रायसीना पहाड़ियों पर, अरावली पहाड़ियों पर या फिर मेकाल पहाड़ियों पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा रायसीना पहाड़ियों पर। राष्ट्रपति भवन की स्थिति क्या है, रायसीना पहाड़ियों पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि कहता है भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग आपको बताना है कि इनमें से किस लेखक ने किया था। अमीर खुसरो ने, मलूक दास ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीर खुसरो ने भाषा के संबंध में हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कि कहता है प्रख्यात बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप स्थित है। यानी कि हमको बताना है जो बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है। जावा में, सुमात्रा में, जापान में या फिर नेपाल में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोरोबुदूर का जो बौद्ध स्तूप है वो जावा में स्थित है। और जावा द्वीप कहाँ पर पड़ता है, तो ये इंडोनेशिया में पड़ता है। इसकी स्थिति क्या है, इंडोनेशिया। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि कहता है हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। हमको बताना है कौन सा सबसे पुराना घराना है। ग्वालियर घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना या फिर जयपुर घराना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सेशन, जो कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड था। इसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चंस कराए हैं, जिसमें कि मैंने सारे डांस, घराने और जो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेले होते हैं उन सबको कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।